वेरी स्पेशल गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितने क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूँ ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को दिख रहे होंगे और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है और इससे पहले भी आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि निम्न में से किस गैस मिश्रण पर डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लागू नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी H2 और Cl2, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको ये क्वेश्चन पहले भी करवाया हुआ था, जब मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया था गैसीय नियम वाला, वहां पे मैंने आपको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी बताया हुआ था। तो मैं आपको बता दूं, देखिए जो H2 है, H2 और Cl2 ये परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं। ध्यान रखिएगा, जो H2 है और Cl2 है ये परस्पर अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनाती हैं और डाल्टन के आंशिक दाब का नियम केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा, जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है ये केवल परस्पर अभिक्रिया नहीं करने वाली गैसों पर लागू होता है, जबकि ये H2 और Cl2 ये परस्पर अभिक्रिया कर लेती हैं। देखिए H2 और Cl2 अगर हम यहाँ पे रिएक्शन कराएंगे H2 प्लस Cl2 तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2HCl। तो यहाँ पे ये अभिक्रिया कर ले रही है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, ठीक है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम H2 और Cl2 पर लागू नहीं होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने आपको ऑलरेडी डाल्टन का आंशिक दाब का नियम भी पढ़ाया है और एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित गैसों में से किसकी विसरण की दर अधिकतम होगी। चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं, फिर इसके बाद अभी मैं आपको ये क्वेश्चन डिटेल में भी सॉल्व करके बताऊंगा और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी NH3। NH3 इसको हम अमोनिया के नाम से जानते हैं, अमोनिया का केमिकल फॉर्मूला NH3 होता है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यहाँ पे मेरे चैनल पर नए होंगे वो ये सोच रहे होंगे कि NH3 ये क्यों करेक्ट हुआ। तो चलिए मैं आपको कॉन्सेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको जब गैसीय नियम वाला चैप्टर पढ़ाया था तो वहां पे आपको एक रूल बताया हुआ था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे ये √m, जो यहाँ पे m लिखा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा अणुभार। अणुभार जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये अणुभार है और R यहाँ पे क्या है? ये विसरण की दर है, विसरण की दर, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिफ्यूजन बोलते हैं। तो मैं आपको समझा दूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर m का मान घटेगा, m का मान घटेगा तो R का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, ये आपका रिलेशन होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर m का मान घटेगा यानी अणुभार का मान घटेगा तो R का मान यानी विसरण की दर जो होगी वो बढ़ेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस गैस का अणुभार यहाँ पे सबसे कम होगा इन चारों में से, उसके
इसके विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। मैं आपको डिटेल में बता देता हूं, विसरण की दर गैस के अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस गैस का अणुभार इन चारों में से सबसे कम होगा उसके विसरण की दर उतनी ही अधिक होगी। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे अणुभार निकाल के दिखा देता हूं। सबसे पहले यहाँ पे O2 दिया है, अगर आप इसका अणुभार निकालेंगे, देखिए ऑक्सीजन, इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, इसका अणुभार कितना होता है, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे देखिए O2 है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 × 16 हो जाएगा, यानी 32 हो जाएगा। ये 32 मैंने साइड में लिख दिया। फिर इसके बाद यहाँ पे CO2 है, तो देखिए सी से मतलब कार्बन, और कार्बन का जो अणुभार होता है या फिर आप परमाणु भार भी बोल सकते हैं, कितना होता है, ये होता है 12 होता है। और उसके बाद प्लस यहाँ पे देखिए O2 लिखा है, O2 का भी ऊपर हमने निकाला, कितना होता है, 32 होता है, तो 12 + 32 कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 44 मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके बाद NH3 यहाँ पे दिया है, N से हमारा मतलब यहाँ पे नाइट्रोजन से हो जाएगा, NH3 में N से मतलब नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का अणुभार निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 14 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद प्लस का साइन H3। अब देखिए H से मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का तो एक ही होता है, 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी 14 + 3 = हमें 17 मिल जाएगा। और लास्ट में यहाँ पे N2 दिया है, तो देखिए N से मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14, इसका अणुभार 14 होता है, और 2 नाइट्रोजन है तो 2 × 14 हो जाएगा, यानी 28 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इन चारों में से किसका अणुभार यहाँ पे सबसे कम है, तो आप लोग देख पा रहे होंगे जो NH3 का हमने निकाला है, NH3 का ये वाला है, ये मैं यहाँ पे निशान लगा दे रहा हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगी समझने में। ये देखिए ये O2 का ये है, CO2 का ये वाला है, NH3 का ये है, और लास्ट में N2 का मैंने ये निकाला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे NH3 का जो कि सबसे कम है, कितना है, 17 है, यहाँ पे 17 है, इसका अणुभार सबसे कम है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके विसरण की दर उतनी ही अधिक हो जाएगी, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, NH3 हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होने वाला है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√m। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर m का मान घटेगा तो r का मान बढ़ेगा। ध्यान रखिएगा, अगर m का मान घटेगा तो r का मान बढ़ेगा, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे हमने चारों ऑप्शंस में जो यहाँ पे दिए हुए थे, यहाँ पे हमने अणुभार निकाला, यहाँ पे अमोनिया का हमें सबसे कम मिला जो कि मिला हुआ है 17, तो इसी के विसरण की दर सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए O2 का 32 है, CO2 का 44 है, और यहाँ पे N2 का 28 है। सबसे कम यहाँ पे अमोनिया का है, NH3 का, इसीलिए इसके विसरण की दर सबसे अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आपको एक एक स्टेप डिटेल में समझा दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्नलिखित में से किसमें क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था +1 है। क्या है, +1 आपको बतानी है, इन चारों में से किसमें है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। जिंक क्लोराइड दिया है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया है, हाइपोक्लोरस अम्ल दिया है, और इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको करेक्ट आंसर बता देता हूं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, यानी हाइपोक्लोरस अम्ल। अब मैं आपको निकाल के यहाँ पे दिखा देता हूं। यहाँ पे अगर आप हाइपोक्लोरस अम्ल में क्लोरीन की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो आपको +1 ही मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आपको हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, HClO। ध्यान रखिएगा, ये हाइपोक्लोरस अम्ल का फॉर्मूला होता है HClO। ठीक है, अब हमें यहाँ पे क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था यानी Cl की, इसकी निकालनी है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे H लिखा है, H का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +1 होता है, तो ये 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद प्लस का साइन, Cl का हमें निकालना है तो इसको हम X मान लेंगे। फिर इसके बाद प्लस का साइन, यहाँ पे O लिखा है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या -2 होती है ऑक्सीजन की, और यहाँ पे प्लस लगा है तो ये प्लस माइनस मिलके माइनस, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ऊपर -2 और इज इक्वल टू यहाँ पे 0 होगा, क्योंकि HClO के ऊपर कोई चार्ज तो लगा नहीं हुआ है। अब आगे सॉल्व करेंगे, देखिए बहुत ही ध्यान से समझिएगा। X, फिर इसके बाद देखिए ये -2 है और ये +1 है। ठीक है, माइनस प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, और लेस करने पर हमारा क्या आएगा, -1 आएगा। देखिए -2 और +1, माइनस प्लस मिलके यहाँ पे माइनस तो हो जाएगा, लेकिन -1 आएगा, क्योंकि माइनस का साइन यहाँ पे बड़ा है, -2 बड़ा है और +1 छोटा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा।
ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 0 ही तो होगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू -1, इसको बराबर के जब इधर भेजेंगे तो आके इधर +1 हो जाएगा, यानी x इज इक्वल टू +1 मिल गया ना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे HClO में यहाँ पे जो Cl यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था है, क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण संख्या है वो +1 है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा। और इसके अलावा आप अदर ऑप्शंस में चेक करेंगे तो आपको +1 नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में लगातार पूछा गया है। आप पेपर उठा के चेक कर लीजिएगा, 2019 में भी पूछा गया, 2020 में भी पूछा गया है और 2021 में भी पूछा जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। बस यहाँ पे ऑप्शंस आपके कुछ और दिए होते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। आप पेपर उठा के चेक कीजिएगा, 2019 में आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन मिलेगा, 2020 में भी इस टाइप का एक क्वेश्चन आया है और 21 में भी आएगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हाइपोक्लोरस अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है। देखिए ये क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दिया गया है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपके नहीं दिया गया, ये थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है। 4 ऑप्शंस आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा फिनॉल रेड। ध्यान रखिएगा, जो फिनॉल रेड है ये क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है, ध्यान रखिएगा। देखिए आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, और ये चैप्टर मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके सभी क्वेश्चंस करवाए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या, जितने क्वेश्चन बन सकते थे इस चैप्टर से सभी मैंने आपको कराए हैं और अलग बुक से भी मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं, ठीक है। तो आप लोग चैप्टर पढ़ लीजिएगा और ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया हुआ है। तो देखिए ये क्वेश्चन आपके थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है। अगर आप अपनी बुक में चेक करेंगे, चैप्टर चेक कर लीजिएगा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर में जाइएगा, आपको थ्योरी पार्ट में एक इंडिकेटर्स वाला टॉपिक मिलेगा, यानी सूचक वाला टॉपिक मिलेगा, वहां पे देख लीजिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। तो निम्न में से उस सूचक का नाम बताइए जो क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है, तो ये है फिनॉल रेड। और इसके अलावा अदर ऑप्शंस जो आपके दिए, ऑप्शन ए मैथिल ऑरेंज दिया है। देखिए मैथिल ऑरेंज जो है ये क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है। कौन सा रंग देता है, पीला रंग देता है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे मैथिल रेड लिखा हुआ है, मैथिल रेड भी क्षारीय विलयन में पीला रंग देता है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे फिनैप्थलीन लिखा हुआ है, ये क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग देता है। कौन सा रंग देता है, गुलाबी रंग देता है। ये पूरा टॉपिक आपकी बुक में है और क्वेश्चंस तो मैंने आपको पहले ही करवाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर यही क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाएंगे, वो यही सोचने लगेंगे कि ऐसा कौन सा सूचक होता है जो क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है। तो ध्यान रखिएगा, जो फिनॉल रेड है ये क्षारीय विलयन में लाल रंग देता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पे लिखा है कि प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है। क्या लिखा है, प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो मैं आपको बता दूं, आपके केमिस्ट्री के सिलेबस में एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स, जो अभी ऊपर जो क्वेश्चन कराया था उसी चैप्टर का आपका ये भी क्वेश्चन है और ये आपकी बुक में दिया हुआ है, अरिहंत की बुक में दिया हुआ है। मैं आपको बता दूं, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला चैप्टर चेक कीजिएगा, वहां पे थ्योरी पार्ट के लास्ट में आपका दिया होता है महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य में पढ़िएगा तो आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, वहां पे एक फैक्ट आपका लिखा हुआ है, ठीक है। और जो अदर बुक्स हैं, अदर बुक्स में ये क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मैं आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो प्रिपरेशन करवाता हूं, मैं कई बुक से क्वेश्चंस को सेलेक्ट करता हूं, एक ही बुक से सभी क्वेश्चन नहीं करवाता, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में
हर एक बुक से यानी अलग अलग प्रकार की बुक से क्वेश्चंस पूछे आते हैं, ध्यान रखिएगा। ऐसा ही नहीं कि सभी क्वेश्चन आपके अरिहंत से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपकी अदर बुक से भी पूछे आते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, 13.7 किलो कैलोरी। यानी प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा कितनी होती है? 13.7 यानी 13.7 किलो कैलोरी। अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट याद करना होगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं होती, कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, आपको सीधे सीधे इस क्वेश्चन को लर्न करना होगा, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे दिख रहे होंगे, आपको यहाँ पे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा मिलान यहाँ पे गलत है। तो देखिए एक तरफ यहाँ पे धातु के अयस्क लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ उनका यहाँ पे सूत्र, रासायनिक सूत्र यानी केमिकल फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्रायोलाइट लिखा है Na2AlF6, फिर कोरंडम Al2O3, विलेमाइट Zn2SiO4 और फेल्सपार लिखा है Na3AlSi3O8। तो देखिए इन चारों में से कौन सा मिलान गलत है? तो गलत है ऑप्शन ए वाला, ध्यान रखिएगा, क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला यहाँ पे Na2AlF6 लिखा है, बल्कि जो क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Na3 होता है, Na3AlF6 ये होता है। Na के बाद यहाँ पे 3 आता है, जबकि यहाँ पे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो यही मिलान क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। देखिए ऐसे भी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे आते हैं। आप यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 का पेपर चेक कर लीजिएगा, आपको गलत मिलान वाला एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पेपर आप लोगों के पास होगा जरूर, एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रायोलाइट जो है ये मिलान यहाँ पे गलत है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद कोरंडम का जो सूत्र लिखा बिल्कुल सही है, विलेमाइट का भी सही है और फेल्सपार का बिल्कुल सही है, ठीक है। अब चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 7 ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी मैंने आपको क्वेश्चन कराया है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जिंक की, ऑप्शन बी। देखिए जिंक को हम जस्ता के नाम से भी जानते, ध्यान रखिएगा, आपको ऑप्शन में जस्ता भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जिंक बोलिए चाहे जस्ता बोलिए, बात एक ही होगी। तो गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो ये चढ़ाई जाती है जिंक की परत यानी जस्ते की, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आज मैं आपको ये क्वेश्चन पहली बार यहाँ पे करवा रहा हूँ और मैं आपको बता दूं ये भी क्वेश्चन थ्योरी पार्ट के बीच में से बना हुआ है, लेकिन अरिहंत की बुक में नहीं दिया है। जो अदर बुक्स हैं, अदर बुक्स में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। अब देखिए यहाँ पे एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड लिखा है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कमेंट करके बताना है कि एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मैंने आपको पहले भी कई बार एसिटिक एसिड यानी एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला बताया हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। लैक्टोबैसिलस ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन बी दिया है माइकोडर्मा एसिटी, ऑप्शन सी दिया है एजोबैक्टर और ऑप्शन डी दिया है जाइमेज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी यानी माइकोडर्मा एसिटी, ध्यान रखिएगा। यानी एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करने वाला जीवाणु है माइकोडर्मा एसिटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, पहली बार आज ये मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये भी क्वेश्चन आज हमारा पहली बार आया हुआ है। मेथेन की खोज किसने की थी? यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि मेथेन की खोज किसने की थी?
चार ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है डॉल्टन ने, ऑप्शन बी प्रिस्टले ने, ऑप्शन सी वोल्टा ने और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन सी यानी वोल्टा ने। और इनका पूरा नाम क्या है? इनका पूरा नाम है एलेजेंड्रो वोल्टा। क्या नाम है इनका? एलेजेंड्रो वोल्टा, ये इनका पूरा नाम है। मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। ALESSANDRO, एलेसेंड्रो, और उसके बाद क्या आएगा? VOLTA, नोट कर लीजिएगा। तो एलेसेंड्रो वोल्टा ने मीथेन की खोज की थी, ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मैं एक बार फिर से आपको लिख के बता दे रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। एलेसेंड्रो, ठीक है, एलेसेंड्रो वोल्टा ने मीथेन की खोज की थी। इस क्वेश्चन को अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, हो सकता है इस बार के एंट्रेंस एग्जाम में आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने ये क्वेश्चन आज पहली बार पढ़ा होगा। मीथेन की खोज किसने की थी? मीथेन की खोज की थी एलेसेंड्रो वोल्टा ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका यहाँ पे है कि मरकरी या फिर आप जिसे बोलते हैं पारा का लैटिन नाम क्या होता है? चार ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ऑप्शन ए दिया है नेट्रियम, ऑप्शन बी दिया है स्टेनम, ऑप्शन सी दिया है हाइड्रोजाइरम और ऑप्शन डी दिया है कालियम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए मरकरी या फिर आप जिसे पारा बोलते हैं, इसका लैटिन नाम क्या होता है? इसका लैटिन नाम जो होता है वो होता है हाइड्रोजाइरम। ध्यान रखिएगा, मरकरी यानी पारे का लैटिन नाम क्या होता है? हाइड्रोजाइरम होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए दिया है नेट्रियम, ये किसका होता है? ये सोडियम का लैटिन नेम होता है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या दिया है? स्टेनम दिया है, स्टेनम ये टिन का लैटिन नेम होता है। और लास्ट में यहाँ पे कालियम दिया है, ये किसका होता है? ये पोटेशियम का होता है। तो मरकरी यानी पारे का लैटिन नाम क्या होता है? ये होता है हाइड्रोजाइरम। और मैं आपको बता दूं लैटिन नेम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा दिए, एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं हुआ, बस आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चन कराए हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।